तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान हार्ट मंत्रा की ऑरा को काइलिन की एक ब्लड की एक बूंद में मिला देता है। उसके बाद ग्रेनिस ने काइलिन को लेकर वहां से चली जाती है। ठीक है। उसके बाद जियोयान झाई झंगयांग से मिलता है, फिर झाई मुइवे के बारे में पूछता है। फिर उसको पता चलता है कि उसको क्लैन के सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं और वो कल्टीवेशन में ठीक है, कल्टीवेशन में है। उसके बाद जियोयान वहां से निकल जाता है निंग निंग रॉयल फैमिली की तरफ। उसके बाद उसको बीच में झाई नाम का एक बंदा मिलता है जो उसके झाई हुआयू के साथ था ना, ग्रीन ड्रैगन वही था। उसके बाद जियोयान वो जियोन से पूछता है कि झाई हुआयू ने तुमसे क्या कहा था अंत में। तो वो जियोयान बताता है उसको सब बाकी सब कुछ जो झाई हुआई ने उसको उससे कहा था। उसके बाद हाँ, लास्ट में जियोन के झाई हुआई ने लास्ट में जियोयान को ये भी बताया था कि जियांग जुआन टोंग साउथर्न स्पिरिट रीलम में है। उसके पास भी मतलब फ्लेम मंत्रा का एक पार्ट है ना, अर्थ स्क्रिप्चर एक उसके पास भी है। उसके बाद फिर जियोयान निकल जाता है निंग रॉयल फैमिली की तरफ उससे विदा लेके। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम निंग रॉयल फैमिली को देखते हैं जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और एक अत्यंत ऊंचाई पर स्थित मैदानी इलाके में बसा हुआ था। आसपास का भौगोलिक वातावरण काफी जटिल है। जुआन रॉयल फैमिली और छाई रॉयल फैमिली की तुलना में निंग इंग के बारबेरिक डोमेन में जाने के बाद से निंग रॉयल फैमिली की शान फीकी पड़ गई है। कई वर्षों से कोई भी उत्कृष्ट ब्लड लाइन हायर सामने नहीं आया है। जुआन रॉयल फैमिली में जुआन जियोयांग है जिनकी पहले जुआन हेंगटियान ने झाई हुआयू के समान प्रतिभा के लिए प्रशंसा की थी। हालांकि जियोयांग की झाई हुआयू से मुलाकात के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। झाई रॉयल फैमिली की झाई मुइवे हालांकि वर्तमान में उनका कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नजर नहीं आता, फिर भी उन्होंने झाई हुआयू का ध्यान आकर्षित किया है और झोवी द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जियोयान के पास पहुंचाया गया है, जो पूर्व की असीमित भविष्य की संभावनाओं को पूरी तरह से दर्शाता है। हालांकि निंग रॉयल फैमिली की अपनी खूबियां भी हैं। भले ही इस परिवार में असाधारण प्रतिभा वाले ब्लड लाइन हायर्स ना हो, लेकिन मानयून की क्षमता निंग रॉयल फैमिली के भविष्य को संभालने के लिए पर्याप्त है। क्लैन लीडर निंग तियानलिंग के पोते के रूप में मानयून ने स्पिरिचुअल तालिस्मन क्राफ्टिंग टेक्निक में महारत हासिल कर ली है और उन्हें निंग रॉयल फैमिली का गौरव कहा जा सकता है। नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन विशाल है और जियोयान की गति के बावजूद उसे निंग रॉयल फैमिली तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लग गए। निंग रॉयल फैमिली के बाहर कई लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे हार्ट मंत्रा के लिए होड़ कर रहे थे तब निंग रॉयल फैमिली के कई शक्तिशाली व्यक्ति भी आए थे। हार्ट मंत्रा के विरुद्ध लड़ाई में पूर्व के लोगों की शक्ति निंग रॉयल फैमिली के एल्डर्स के मन में लंबे समय से अंकित थी। परिणाम स्वरूप मास्टर जियो, मुझे मेरे क्लैन के एल्डर्स ने आपके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए भेजा है। जियोयान को देखते ही चौकोर चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुआ और आदर पूर्वक उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। क्या तुम मुझे जानते हो? जियोयान अचंभित रह गया और वह उससे यह कहने ही वाला था कि वह मानियन को बता दे कि उसका विचार भी खारिज हो गया है। जब मैं उस दिन झाई रॉयल फैमिली के पास गया तो संयोग से आपसे मुलाकात हो गई, इसलिए मुझे आपकी याद आ गई। तब एल्डर्स ने मुझे यही इंतजार करने के लिए कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा सम्मान से भर लिया। जुआन हेंगटियान की मृत्यु की खबर निंग रॉयल फैमिली तक भी पहुंच चुकी थी। जियोयान ने निंग रॉयल फैमिली के इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था और स्वाभाविक रूप से पूरा निंग रॉयल फैमिली अत्यंत प्रसन्न था। जब अधेड़ उम्र का व्यक्ति जियोयान से बात कर रहा था तभी कोई जाकर क्लैन एल्डर्स को यह सूचना दे चुका था कि अन्य दो क्लैंस की तरह निंग रॉयल क्लैन के सीधे ब्लड लाइन हेयर्स एक साथ रहते हैं। निंग रॉयल फैमिली में लगभग 100 अलग अलग आकार के क्लैंस थे। निंग इंग का वंश स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट ब्लड लाइन क्लैन का था।
अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का नाम निंग याओ था। वरिष्ठता के अनुसार वह निंग इंग का चचेरा भाई होना चाहिए था। वह शारीरिक रूप से बलवान नहीं था, लेकिन बहुत चतुर और वाक्पटु था और उसे निंग रॉयल फैमिली का डिप्लोमेट माना जा सकता था। वह नॉर्दर्न स्प्लिट डोमेन के 3 रॉयल फैमिलीज और लगभग 100 अन्य रेसेस के बीच समन्वय स्थापित करने में अत्यंत कुशल था। हमारे क्लैन लीडर को कुछ दिन पहले अचानक उनकी छिपी हुई बीमारी का दौरा पड़ गया और उनका स्वभाव अत्यंत उग्र हो सकता है। यदि उनके शब्दों में कोई आपत्तिजनक बात हो तो हम आशा करते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर देंगे। जियोयान के साथ निंग रॉयल फैमिली के निवास की ओर जाते समय निंगाओ ने अपने लहजे में थोड़ी माफी और बेबसी का भाव लिए बात की। क्या चीफ निंग और आंट निंग के बीच अनबन हो गई थी? यह सुनकर जियोयान ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, उम्र के हिसाब से उसकी और निंग इंग की उम्र लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन ग्रेट वर्ल्ड के नियमों के अनुसार वह वास्तव में केवल 20 वर्ष का ही था। इसके अलावा वह और मान्यून भाई थे, इसलिए निंग इंग के बारे में बात करते समय वह अपनी उम्र को केवल एक पीढ़ी कम करके ही बात कर सकता था। यह महज एक विरोधाभास से ही कहीं अधिक है। निंगाओ ने कड़वी मुस्कान दी। उसे मान्यून और जियोयान के रिश्ते के बारे में मान्यून से ही पता चला था। वह इस तथाकथित पारिवारिक घोटाले को सार्वजनिक करने से नहीं डरता था। निंग इंग इतने सालों से मान डोमेन में है और उसकी कोई खबर नहीं है। उसने निंग रॉयल फैमिली के सबसे कठिन समय में उसकी मदद नहीं की, इसलिए क्लैन लीडर स्वाभाविक रूप से क्रोधित हैं। अगर कई एल्डर्स के जोरदार आग्रह के कारण ऐसा ना होता तो शायद क्लैन लीडर इस बार निंगिंग से नहीं मिलते। आंट निंग क्लैन लीडर की इकलौती बेटी है। उनका गुस्सा बस कुछ समय के लिए ही है। जियोयान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह निंग रॉयल फैमिली के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय बेहतर तरीके से जानता था। बातचीत के दौरान क्लैन रेजिडेंस से एक एल्डर उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आया। निंग आओ ने आदरपूर्वक जियोयान के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर स्वयं चला गया। मैं निंग चेंग वू हूँ। मेरा युवा मित्र जियोयान ने पहले जुआन हेंगटियान की हत्या की और फिर हार्ट मंत्रा प्राप्त किया, जिससे वह नॉर्दर्न स्प्लिट डोमेन में प्रसिद्ध हो गया। निंग क्लैन लीडर आपसे लंबे समय से मिलना चाहता था। निंग रॉयल फैमिली के सबसे बड़े सदस्य की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक अलौकिक सा था। उनकी आवाज का लहजा भी बेहद मधुर था। यह महज किस्मत की बात थी। अगर झाई हुआयू ने उसे गंभीर रूप से घायल न किया होता और अगर आंट निंग उसकी मदद के लिए ना आती तो लड़का शायद वहीं मर जाता। जियोयान मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, आखिरकार यह मान्यून का परिवार है, इसलिए हमें विनम्र रवैया बनाए रखना चाहिए। मेरा युवा मित्र, कृपया इस बूढ़े व्यक्ति की चापलूसी मत करो। निंग चेंगगू जोर से हंसा। जियोयान को अंदर आने का इशारा किया और उसे उस क्लैन रेसिडेंस में ले गया जहां निंग रॉयल फैमिली के एल्डर्स रहते थे। क्या जियोयान आ गया है? जैसे ही वे क्लैन रेसिडेंस में दाखिल हुए, एक दमदार आवाज गूंजी जो सैकड़ों मीटर दूर से भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जियोयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हालांकि आवाज ऊर्जा से भरपूर थी, लेकिन उसका लहजा असामान्य रूप से कमजोर था। क्लैन लीडर लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निंग चेंगू ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए कुछ ही पलों में जियोयान को एक गहरे नीले हरे रंग के हाल में ले गया। क्लैन लीडर, जियोयान आ गया है, निंग चेंगू ने गहरी आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद महल का दरवाजा खुला और निंग असहाय भाव से बाहर निकली। जियोयान को देखकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आपसे मिलने के लिए बेताब थे। अंदर आइए। धन्यवाद। जियोयान ने निंग इंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया, जो स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उसने धन्यवाद क्यों दिया। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जियोयान को मेन हॉल में प्रवेश करने दिया। उसके बाद निंग चेंगगू भी अंदर आ गया। मेन हॉल के अंदर का साज सज्जा काफी साधारण था। मेज के शीर्ष पर एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा थोड़ा सांवला था और उसके सफेद बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, जो उसके उग्र स्वभाव को दर्शाते थे।
यह व्यक्ति वास्तव में निंग तियानलिंग था, जो निंग क्लैन का क्लैन लीडर और मान यून का दादा था। युवा पीढ़ी वाकई बहुत शक्तिशाली है। जुआन हिंगटियान को मारकर मुझे आखिरकार सुकून मिला है। उस बूढ़े ने नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन में अफरा तफरी मचा दी थी। अगर मेरी छिपी हुई बीमारी ना उभरती तो मैं उसे भयानक मौत मरते देखना चाहता। जियोयान को देखते ही निंग तियानलिंग की आंखें चमक उठी। वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ। वह लंबा था और उसे बेहद ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन बीमारी की पीड़ा के कारण वह अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसने अपने कमजोर शरीर को सहारा देते हुए जियोयान के पास आकर दांत पीसते हुए जुआन हिंगटियान के बारे में बात की। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया बैठ जाइए। लिंग तियानलिंग के लड़खड़ाते कदमों को देखकर निंग इंग का चेहरा चिंता से भर गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि इन दिनों उसने निंग तियानलिंग से बहुत बातें की हैं, ताकि निंग तियानलिंग के मन में नॉर्दर्न बारबेरिक किंग पैलेस या बारबेरिक क्लाउड के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रहे। उसने कभी यह जिक्र नहीं किया कि मान चेंगनियान ने उसे बारबेरिक प्रिजन में कैद किया था, इसलिए पिता पुत्री के रिश्ते में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। एक समय में नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन में प्रसिद्ध था और मैंने वहां की सभी रेसेस को भयभीत कर रखा था। यहाँ तक कि हेवनली वेरेबल ने भी उनमें से कई को मार डाला था। अब तुम ठीक से चल भी नहीं सकते। निंग तियानलिंग ने ठंडी सांस ली। उसका गुस्सा भड़क उठा। निंग चेंगू ने बेबसी से आं भरी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। सीनियर आंट निंग सही कह रही हैं। आपकी सेहत इस समय ठीक नहीं है। कृपया बैठिए और बात कीजिए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। निंग इंग के असहाय भाव को देखकर जियोयान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ निंग तियानलिंग से कोमल स्वर में बात की, मानो किसी बच्चे को फुसला रहा हो। तो बैठो और बात करो जियोयान, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। निंग तियानलिंग के चेहरे के भाव में सुधार आया और उसने जियोयान का हाथ पकड़कर उसे बैठने के लिए कहा। कृपया बोलें। मानियन के दादाजी का सम्मान करते हुए जियोयान के पास धैर्य रखने और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन जानता था कि यह जिद्दी बूढ़ा क्या करने वाला है। झाई हुआयू, क्या वह सचमुच मर गया है? निंग तियानलिंग ने जियोयान की बांह पकड़ ली। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मृत। जियोयान ने सिर हिलाया और निंग इंग की ओर देखा। निंग इंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और फिर धीरे से आं भरी। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसने कभी नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन के सभी प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया था और जिसे वह लगभग अपना जीवन भर का प्रतिद्वंदी मानता था, वास्तव में हार गया था। निंग तियानलिंग के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने जियोयान की बांह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, सिर हिलाया और मानो खुद से बात कर रहा हो। अभी कुछ ही साल बीते हैं। उस समय निंग इंग और झाई हुआयू नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन से निकले थे। सभी को लगा कि उनका युग शुरू होने वाला है। उनमें से एक ने अपने माता पिता को मार डाला और अपने क्लैन से भाग गया, जबकि दूसरे ने अपने परिवार को छोड़ दिया और एक आदमी के साथ बारबेरिक डोमेन में भाग गई। तब से उनका कोई पता नहीं चला है। अंत में निंग तियानलिंग ने लगभग दांत पीसते हुए कहा। उनके शब्दों में निंग इंग के प्रति असंतोष झलक रहा था। निंग इंग के चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी और उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। यह देखकर जियोयान को समझ नहीं आया कि क्या कहे। निंग तियानलिंग के शब्दों से वह समझ गया कि उसके मन में निंग इंग के प्रति कोई वास्तविक द्वेष नहीं था, बल्कि यह वह द्वेष था जो उसने वर्षों से उसके प्रति जमा किया था। एल्डर क्लैन लीडर की हिडन इलनेस ऐसी चीज है जो वर्षों से विकसित होती रही है। निंग चेंगगू ने असहाय होकर निंग इंग की ओर देखा, जिसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। यह किस प्रकार की हिडन इलनेस है? क्या यह लाइलाज है? जियोयान चौंक गया। फिर उसने निंग तियानलिंग की ओर देखा। गौर से देखने पर उसने पाया कि निंग तियानलिंग का चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और उसकी भौहें ब्लू ब्लैक कलर से रंगी हुई थी।
उसे आश्चर्य हुआ कि किस तरह की हिडन इलनेस के कारण वह इतना कमजोर हो गया था। जियोयान, मैंने मान्यू से सुना है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पिता को क्या चोट आई है? यह सुनकर निंग इंग की आंखें अचानक और चमक उठी और वह जल्दी से बोलने लगी। नॉर्दर्न स्पिरिट डोमेन के एल्केमिस्ट मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, लेकिन वे अभी भी मेरी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी मृत्यु निकट है। मरने से पहले मैं अपने पोते को देखकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। निंग तियानलिंग ने ठंडी सांस ली। उसका लहजा आक्रामक था। अगर निंग मानियन को वापस नहीं लाती तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निंग को निंग रॉयल फैमिली में कभी प्रवेश नहीं करने देता। कृपया क्रोधित न हो सीनियर। मानियन बहुत शक्तिशाली है। वह भविष्य में सेंट रिलेम तक भी पहुंच सकता है। जियोयान मुस्कुराया। निंग तियानलिंग की बांह पकड़ी और उसकी स्पिरिचुअल पावर सहजता से बाद वाले के शरीर में प्रवाहित हो गई। आप सच बोल रहे हैं। यह सुनकर निंग तियानलिंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने तो केवल यही सुना था कि झाई हुआयु में सुप्रीम सेंट रिलेम तक पहुंचने की क्षमता है। क्या मेरा पोता भी सुप्रीम सेंट रिलेम तक पहुंच सकता है? बेशक, आंट निंग ने एक बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म दिया है। जियोयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। निंग तियानलिंग के शरीर के अंदर लगभग सभी हड्डियां नीले काले रंग की थी, जिन पर घने काले धब्बे थे जो उन्हें लगातार छीड़ करते प्रतीत हो रहे थे। इस लक्षण को देखते हुए यह संभवतः कई वर्षों से चल रहा था। निंग तियानलिंग का अभी भी जीवित रहना और उसकी हड्डियों का पूरी तरह से छीड़ न होना ही उसकी ताकत का प्रमाण था। यह पहले से ही लाइलाज हिडन इलनेस से ग्रस्त है। एक सेंट भी इसे नहीं बचा सकता। जियोयान के चेहरे के भाव देखकर निंग तियानलिंग ने बड़ी बेपरवाही से मुस्कुराते हुए अपना हाथ जियोयान की पकड़ से छुड़ाने ही वाला था। इस हिडन इलनेस की क्या विशेषताएं हैं? जियोयान की भौहें तनी गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी स्पिरिचुअल पावर निंग तियानलिंग के शरीर में विचरण करती रही और गहन अवलोकन करने पर उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई प्रतीत हुई। यह यहाँ तक कि ओरिजिन एनर्जी भी किसी काम नहीं है और इंच स्ट्राइक टेक्निक का अभ्यास करने पर भी यह बेकार है। निंग तियानलिंग कुछ क्षण चुप रहने के बाद धीरे से बोला, इंच स्ट्राइक टेक्निक एक विशेष टेक्निक है। यह शरीर की नसों से संघनित होकर भीतर से ही मुक्त होती है। यह चुपचाप ही विरोधी के शरीर पर हमला करती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले हमलों को बेअसर कर सकती है। हालांकि हेवनली वनरेबल लेवल पर यह टेक्निक किसी काम की नहीं रह जाती। जियोयान सोचने लगा, निंग तियानलिंग एक हेवनली वनरेबल था और उसकी वर्जन कुई में स्वाभाविक रूप से हेवनली दावों की शक्ति समाहित थी। इस स्तर की ओरिजिन एनर्जी भी उसकी हड्डियों पर मौजूद काले धब्बों द्वारा क्षीण हो रही थी। आखिर यह चीज क्या थी? यह चीज आपके शरीर में कैसे पहुंची? बहुत सोचने समझने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो जियोयान ने गहरी भौहें चढ़ा ली। अगर वह इस चीज का स्रोत नहीं पता लगा पाया तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अगर सारे उपाय विफल हो जाए तो वह अंतिम उपाय के लिए केवल एम्परर फ्लेम पर ही भरोसा कर सकता था। ये चीजें बहुत पहले की हैं। निंग तियानलिंग ने व्यंग करते हुए कहा, मानो उसे कई साल पहले घटी कोई घटना याद आ रही हो। कई साल पहले जब मैं हेवनली वनरेबल लेवल तक नहीं पहुंचा था, तब साउथर्न स्पिरिट डोमेन में मेरा किसी से झगड़ा हो गया था। जब मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैं एक खतरनाक जगह पर पहुंच गया और वहां मुझे एक ब्लैक इन विंड का सामना करना पड़ा। मेरा पीछा कर रहे कई एम्परर लेवल एक्सपर्ट उसमें रहस्यमय तरीके से मारे गए। अब चलो मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूँ। जियोयान मतलब ऐसी ही एक जगह पर जाएगा, ठीक है, जहाँ ब्लैक इन विल्ड रहेगा। जब वो साउथर्न स्पिरिट रिलेम में जाएगा तो वहां पर ही वैसा एक स्थान रहता है, ठीक है, मतलब जाता है, अभी मेरे को ठीक से याद नहीं जाएगा कि नहीं, लेकिन इसमें ब्लैक इन विंड नाम का एक स्थान वहां पे होगा। फिर उसको वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिलेगा। उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मजा बहुत आएगा। अब सोच लो ग्रेट वर्ल्ड में उसका नाम मतलब पूरी तरह से मतलब सब लोग उसका नाम जानते हैं। मतलब एक समय पर उसका ना इतना ऐसा रौला था कि सब उससे मतलब डरते थे।
और उसका 99 था, एकदम पूरा हाई। ठीक, तो भाई ये जल्दी आएगा, ज्यादा नहीं तो 12 और एपिसोड बाद तुरंत मिलेगा। मेरा पीछा कई मेरा पीछा कर रहे कई एम्पर लेवल एक्सपर्ट उसमें रहस्यमय तरीके से मारे गए। हालांकि मैं बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मेरा शरीर भी इन काले धब्बों से भर गया था। वापस लौटने के बाद मैंने सोचा था कि हेवनली वनरेबल रीलम में प्रवेश करने के बाद मैं हेवनली दावों की शक्ति की सहायता से इससे छुटकारा पा सकता हूँ। किसने सोचा होगा कि अब यह और भी गंभीर हो जाएगा। यह फिर से साउथर्न स्पिरिट रोमेन है। यह सुनकर जियोयान ने अपने होठ सिकोड़ लिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। आखिर वह ब्लैक इन विंड क्या हो सकती है। बाद में मुझे मुझे पता चला कि उस जगह को टर्बिड वैली कहा जाता था, जो साउथर्न स्पिरिट डोमेन की सबसे खतरनाक जगह है। हाँ ठीक है, हाँ वो पर्सन यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे को कंफर्म हो गया, साउथर्न डोमेन में ये भी मजा आएगा उसको। वहां पर ना जियोयान को कई चीजों के बारे में पता चलेगा, आउटर हेवन के बारे में, फ्लेम मंत्रा के बारे में। वो पर्सन जो है ना वो बताएगा। सबसे खतरनाक जगह है, वहां जाने वाले लगभग सभी लोग मर जाते थे। टर्बिड वैली कैसी है यह कोई नहीं जानता। एक आंख भरते हुए निंग तियानलिंग ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा कुछ उदास था। इतने वर्षों बाद भी वह मौत से नहीं बच पाया था। तुम्हारी जांच करने वाले उस एल्केमिस्ट फैंग ने क्या कहा? जियोयान ने निंग तियानलिंग की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, उसने अपनी बीस्ट फ्लेम का उपयोग करके इसे हटाने में मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी बीस्ट फ्लेम एक हेवनली वनरेबल लेवल होली बीस्ट के शरीर से ली गई थी और यह केवल अस्थायी रूप से क्षरण की दर को दबा सकती थी। निंग तियानलिंग ने अपना सिर हिलाया। अब वह इस तरीके से पूरी तरह असहमत था, जो केवल लक्षणों का इलाज करता था, मूल कारण का नहीं। इसके अलावा हर बार जब वह अपने शरीर की हड्डियों को जलाने के लिए बीस्ट फ्लेम का प्रयोग करता था तो वह पहले से ही बेहाल हो जाता था। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो काले धब्बे उसकी हड्डियों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले ही वह दर्द से मर जाएगा। क्या इस भयंकर शक्ति को अस्थायी रूप से दबाया जा सकता है? यह सुनकर जियोयान की आंखें चमक उठी। उसका आखिरी अनुमान बिल्कुल सही था। अगर बीस्ट फ्लेम भी इसे अस्थायी रूप से दबा सकता है तो एम्परर फ्लेम का प्रभाव निस्संदेह और भी अधिक होगा। तुम एक एल्केमिस्ट हो, इसलिए हड्डियों को पोषण देने के लिए बीस्ट फ्लेम का उपयोग करने के बारे में सोचना भी मत। मैं उस दर्द को दोबारा सहने के बजाय अपनी हड्डियों का गलना पसंद करूंगा। निंग तियानलिंग ने सिर हिलाकर साफ इनकार कर दिया। मास्टर फेंग द्वारा 2 बार उसकी हड्डियां ठीक करने के बाद उसने सीधे मना कर दिया। यह तरीका उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। चिंता मत करो, इस बार मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि यह एक अस्थायी समाधान होगा, लेकिन यह कम से कम आपको इस तरह की पीड़ा से बचाएगा। जियोयान मुस्कुराया और बोला, मैं एम्परर फ्लेम का उपयोग करूंगा, जो बीस्ट फ्लेम से कहीं अधिक प्रभावी होनी चाहिए। एम्परर फ्लेम। निंग तियानलिंग चौंक गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे वह बीस्ट फ्लेम हो या एम्परर फ्लेम, मैं हड्डियों को पोषण देने के इस तरीके से सचमुच तंग आ चुका हूँ। जियोयान की मुस्कान जम गई। आखिर यह बूढ़ा आदमी इतना जिद्दी क्यों था? पिता। निंग इंग की खुशी अभी फीकी नहीं पड़ी थी कि निंग तियानलिंग के शब्दों ने उसके चेहरे के भाव फिर बदल दिए। उसने दांत पीसते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि निंग तियानलिंग को गुस्सा दिलाने के डर से उसने निंग चेंगगू को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। निंग चेंगगू ने धीरे से आंख भरी और गहरी आवाज में कहा, क्लैन लीडर जियोयान का हमारे निंग रॉयल ब्लडलाइन से कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे केवल मान यून और निंग इंग के प्रभाव के कारण ही व्यवहार किया। आपके कार्यों से हमारा निंग रॉयल फैमिली अनुचित प्रतीत होता है। यह सुनकर निंग तियानलिंग का बूढ़ा चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने पहले कभी जियोयान से बातचीत नहीं की थी, ना ही उसने जियोयान की जरा भी मदद की थी। ऐसा करके ऐसा लग रहा था मानो जियोयान पर उसका कोई एहसान हो, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। निंग तियानलिंग ने आ भरी और अंततः हार मान ली। वह जीवन भर दृढ़ निश्चयी और
संकल्पशील व्यक्ति रहा था। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो अपनी उम्र का फायदा उठाकर बेवजह व्यवहार करते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए सीनियर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियोयान मुस्कुराया और लिंग यिंग और निंग चेंगू को सिर हिलाकर इशारा किया कि वे पहले बाहर चले जाएं। उन दोनों के जाने के बाद निंग तियानलिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना ऊपरी क्लॉथ उतार दिया जिससे उसका पतला और हड्डियों से भरा शरीर दिखाई दिया और वह जियोयान की ओर पीठ करके पालथी मारकर बैठ गया। जियोयान ने गहरी सांस ली और निंग तियानलिंग के पीछे बैठ गया। उसकी उंगलियों पर रेड कलर की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी। यह कायोस एम्परर फ्लेम थी जो उसके पास मौजूद 5 एम्परर फ्लेम्स में से एक थी। उसे नहीं पता था कि काले धब्बों के खिलाफ कौन सी फ्लेम सबसे प्रभावी है, इसलिए वह उन्हें एक एक करके ही आजमा सकता है। लगभग आधी अगरबत्ती के समय के बाद जियोयान ने अपनी उंगली से इशारा किया और कायोस एम्परर फ्लेम निंग तियानलिंग के शरीर से हट गई और उसकी जगह गोल्डन 3000 थंडर फ्लेम ने ले ली। जैसे ही यह फ्लेम निंग तियानलिंग के शरीर में प्रवेश कर गई, गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और उसकी हड्डियों के चारों ओर घूमने लगी। काले धब्बे मानो किसी आत्मा से भरे हुए थे, लगातार कांप रहे थे, बिजली के क्षरण का विरोध कर रहे थे। निंग तियानलैंग अपने शरीर में असहनीय दर्द सह रहा था। उसका पीला चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और पीड़ा से उसके चेहरे पर भाव विभोरता थी। फिर भी वह अपनी हड्डियों में सुलगते दर्द को धीरे धीरे कम होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक ऐसी अनुभूति जो बीस्ट फ्लेम से भी अतुलनीय थी। 3000 थंडर एम्परर फ्लेम के बाद रिफाइनिंग एम्परर ओशियन हेवन फ्लेम आई जो एक उमड़ती लहर की तरह निंग तियानलिंग के शरीर में समा गई। बारिश में गिरती हजारों सुइयों की तरह इसने उसकी हड्डियों को लहरों में जला दिया। अगले आधे दिन में 1000 लीफ एंसेस्टर एम्परर फ्लेम और साइलेंट डिस्ट्रक्शन एम्परर इग्निशन फ्लेम का भी एक एक करके प्रयोग किया गया। निंग तियानलिंग का शरीर एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह था और वह पहले से ही बहुत बुरी तरह क्षतग्रस्त हो चुका था। 5 एम्परर फ्लेम्स को आजमाने के बाद जियोयान ने सावधानी पूर्वक अपने विकल्पों पर विचार किया। उसने अपने हाथ निंग तियानलिंग की पतली पीढ़े के पास रखे और एक हल्की सफेद फ्लेम उसकी पीठ की नसों के साथ उसके शरीर में फैल गई। यह डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम थी जो 5 एम्परर फ्लेम में से इसमें काले धब्बों को भस्म करने की सबसे प्रबल क्षमता थी। निंग तियानलिंग का चेहरा सुन्न पड़ गया था। जैसे जैसे डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम उसकी हड्डियों को जलाती जा रही थी, उसकी त्वचा से काली गैस निकल रही थी। हवा के संपर्क में आते ही वह ब्लैक गैस तुरंत काले जलवाष्प में बदल गई और फिर बर्फ के टुकड़ों में जम गई। जब वह जमीन पर गिरी तो उसने कटोरे के आकार का गहरा गड्ढा बना दिया। जियोयान की पलकें फड़क उठी और उसकी स्पिरिचुअल पावर ने डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम को निंग तियानलिंग के शरीर में प्रवाहित करने का आह्वान किया। हालांकि निंग तियानलिंग की हड्डियों पर अनगिनत काले धब्बे थे और एक हड्डी के सभी धब्बों को जलाने में लगभग एक अगरबत्ती जितना समय लग गया। मानव शरीर के अंगों और हड्डियों के बारे में सोचते हुए जियोयान की सांसें थम गई। सब कुछ पूरी तरह से जलने में कितना समय लगेगा? सुबह से दोपहर तक जियोयान ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचे, जमीन पर बने दर्जनों गहरे गड्ढों पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया और गहराई से सोचने लगा। यह ऐसे ही नहीं चल सकता था। निंग तियानलिंग ने भी अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस किया। कई चमकदार नई दिखने वाली हड्डियों को देखकर वह खुशी से झूम उठा, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। जमीन की ओर देखते हुए निंग तियानलिंग थोड़ी देर रुका। बोलने ही वाला था कि जियोयान ने अचानक कहा, क्लैन लीडर निंग, एम्परर फ्लेम वास्तव में हड्डियों से काले धब्बे हटा सकती है, लेकिन मुझे डर है कि इसमें बहुत समय लगेगा। यह सुनकर निंग तियानलिंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। एम्परर फ्लेम के कारण उसकी हड्डियां जलने का असर तुरंत हुआ, लेकिन दर्द ने उसे भयभीत भी कर दिया।
अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कौन जाने वह इसे कब तक सहन कर पाएगा। अभी रुक जाओ, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो, वरना मैं तुम्हें अपना इलाज करने की इजाजत नहीं दूंगा। निंग तियानलिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, उठा और अपने कपड़े पहने। जियोयान ने अपने होठ सिकोड़े और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महल के द्वार के बाहर से मानियन की आवाज अचानक सुनाई दी। मानियन को देखते ही निंग तियानलिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मानियन समझदार भी था और जानता था कि निंग तियानलिंग और उसकी माँ के बीच रिश्ते को सुधारने के लिए वही सबसे सही व्यक्ति है। उसने एक अच्छे बच्चे की तरह निंग तियानलिंग से कुछ देर बातें की और फिर जियोयान को लेकर बाहर आ गया। एम्परर फ्लेम उपयोगी तो है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ना तो चीफ निंग और ना ही मैं इसे सहन कर सकते हैं। मानियन का सामना करते हुए जियोयान के मन में अब कोई झिझक नहीं थी और उसने सीधे अपने विचार व्यक्त किए। दादाजी की मन में मेरे मेरी माँ के प्रति बहुत पूर्वाग्रह था। मेरी माँ को भी दादाजी के प्रति अपराध बोध था, और अगर उनकी मृत्यु इसी वजह से हुई तो शायद मेरी माँ को जीवन भर अपराध बोध होता रहेगा। मानियो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर गहरी आवाज में बोला, पिछले कुछ दिनों से मैं साउथर्न स्पिरिट रिलम के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ रहा हूँ। कहा जाता है कि साउथर्न स्पिरिट रिलम की ड्रैगन रेस के ड्रैगन ब्लड से दुनिया भर के विषैले वातावरण को नष्ट किया जा सकता है। मैं वहां जाकर थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड प्राप्त करना चाहता हूँ। आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह काम करेगा? जियोयान ने भौवें चढ़ाकर संदेह से पूछा। एम्परर फ्लेम हेवन एंड अर्थ की एक पवित्र वस्तु है। यदि काले धब्बे हटाना इतना कठिन है तो एक ट्रू ड्रैगन का रक्त भी एम्परर फ्लेम जैसी पवित्र वस्तु के बराबर कैसे हो सकता है? किंवदंती है कि कुछ ड्रैगन्स अपने शरीर के भीतर एक प्रकार की इम्पीरियल फ्लेम का संग्रहण कर सकते हैं। इस इम्पीरियल फ्लेम से पोषित ड्रैगन ब्लड पूरी तरह से सड़े हुए शरीर को भी ठीक कर सकता है। मानियन की निगाहें दृढ़ थी और उसके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। जियोयान का दिल हिल उठा और उसने अचानक जियो याओ की कही बात याद आ गई। अगर संयोगवश इस तरह की इम्पीरियल फ्लेम उसके शरीर के भीतर भी विकसित हो सकती है, मैं वैसे भी साउथर्न स्पिरिट रिलम जाने की योजना बना रहा था। क्यों ना हम साथ चलें? यह कहते समय जियोयान की आंखों में हल्की सी ज्वाला चमकी, मानो डेस्टिनी स्वयं उसे उसी दिशा में धकेल रही हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, शेयर मन करे तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी मन करे तो कर देना। बाकी बस टाइम पूरा करवा दो यार तुम लोग। अभी मैं शाम को एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, जो सेम ही 32 मिनट का होगा। उसमें लगभग जियोयान मतलब मार और करेगा, मार और हो जाएगा, उसमें तगड़ा मार होगा। लास्ट में बहुत खतरनाक फाइट है ना। उसके बाद चलो एक और बताता हूँ। उसके बाद ना मतलब जब स्पिरिट वर्ल्ड छोड़ के जब जियोयान जाएगा वहां पर, किधर स्टार डोमेन जब पहुंचेगा ना, वहां इतनी खतरनाक फाइट होगी ना, देखने वाले। ये पूरा हमको अभी तक मतलब पूरा नावल में पढ़ लिया हूँ, अभी पूरा नावल ये जो अभी आया है चैप्टर वॉल्यूम 2 का, इसमें हमको सबसे खतरनाक फाइट वही लगती है। उसमें जो फाइट होगी ना, इसे मतलब जैसे स्टार डोमेन में कदम रखेगा तुरंत बहुत बहुत खतरनाक फाइट होगी यार। क्या ही बोलूं, मेरे को एकदम गूजबम्स आ जाते हैं। फिर इसमें ना नई नई खबरें पता चलेंगी, नई नई सीक्रेट रिवील होंगे। अभी इसमें बहुत कुछ मजा आएगा, लेकिन पूरा चैप्टर राइटर दिया नहीं यार साला। राइटर को तो मेरे को क्रोध लग रहा है यार। जो बढ़िया नॉवल होता है ना, उसका सारे चैप्टर अपडेट नहीं करते। अभी देखो देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। अभी आ जाए तो ठीक ही है यार, थोड़ा पढ़ने में मजा आ जाएगा। अभी इसका कितना चैप्टर बचा है पता है मेरे को? अभी कितना, अभी मैं हूँ इस पे एक 130 चैप्टर हो गया है, ठीक। अभी 200 चैप्टर और थे। 200 में जियोयान सुप्रीम सेंट बन जाएगा। ये खत्म होगा बताइए का 9 डिसाइबल से मार होगा, ठीक। कहाँ पर? तियान सेन माउंटेन का क्या ना माउंटेन ताई सेन है ना, जो मिंगयान डिवाइन डोमेन में है, वही माउंटेन पे आखिरी में बैटल होगी। वो बैटल पूरा नहीं अपडेट किया है साला। बैटल जैसे शुरू होती है, जैसे बैटल स्टार्ट होगी ना, वहीं पर चैप्टर खत्म।
उसके बाद दिए ही नहीं, सस्पेंस पे छोड़ दिए। चलो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, वॉच टाइम में कंप्लीट करवा दो। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में जो शाम को आएगा जरूर से, ठीक है। बाय बाय।